नमस्कार, पोल बात में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर से हम एनसीईआरटी सीरीज़ लेकर के आए हैं। अध्याय 4 का आज हम एनालिसिस करेंगे। कौन से इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, कौन से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगी कि आप जो है पेन पेपर लेकर के बैठ जाएँ, क्योंकि इसमें जो है फोकस होगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप नोट डाउन करेंगे, बाकी को कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यानी कि जो मैं बताऊंगी उसको आप अपने माइंड में रखेंगे और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, जो कीवर्ड्स होंगे, वो आप नोट डाउन कर लेंगे। और ये एनसीईआरटी के अलग नोट्स आप नोट डाउन करेंगे। 1-2 पेज में सारे नोट्स आपके आ जाने चाहिए, इतने शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए। बाकी सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि लंबे लंबे नोट्स बनाएं और उनको रिविज़न करें। तो फुल फोकस के साथ आप इसको जो है एनालिसिस करेंगे, जो एनसीईआरटी की ये अध्याय है इसका, और जो चीज़ें हम बताएंगे उस पर फोकस रखेंगे। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं। डेली जो प्रैक्टिस है उसकी भी, कोर्स वीडियो की, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है वो भी। प्लस टेलीग्राम लिंक भी वहीं दिया गया है, तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, क्योंकि जितने भी क्लासेस लेती हूँ वो सब उसका पीडीएफ फॉर्म आप टेलीग्राम से ले पाएंगे। जो पीडीएफ फॉर्म में नोट्स हैं, जैसे कि ये एनसीईआरटी का है, ये भी आप पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम से प्राप्त कर लेंगे। इस एनसीईआरटी सीरीज़ में आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स तैयार होंगे और बहुत ही कम जगह, यानी कि आप उसको बहुत ही कम समय में रिवाइज करके एग्ज़ाम में जाएंगे और वहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके। और प्लस इसके अलावा हमने मैराथन सीरीज़ शुरू की है, तो उसमें भी हम जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेते हैं और मिक्स क्वेश्चन लेते हैं। कोशिश करेंगे कि पूरी थ्योरी जो है इसमें कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए क्वेश्चन दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और आगे आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियोज़ लंबी होती हैं, 1.5-2 घंटे की, आगे और भी लंबी होंगी, तो लेकिन ये ज़रूरी है आपके लिए। तो इसके लिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ेगी, ताकि आपकी पूरी थ्योरी यहाँ पर रिवाइज हो सके। चलिए हम देखते हैं कि आज जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यानी कि जब हमने देखा कि पहले 2 ध्रुवी जो है विश्व पूरे 2 ध्रुव में जो है बटा हुआ था, गुट निरपेक्ष आंदोलन आया। उसके बाद जो है सोवियत संघ का विघटन होता है और अमेरिका का वर्चस्व हो जाता है। उसके बाद जो है अमेरिका का वर्चस्व तो हो गया, लेकिन सत्ता के अन्य वैकल्पिक केंद्र कौन कौन से हैं, यानी कि अमेरिका के अलावा जो उभरती हुई शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपको पता है चीन है, भारत है, ये सारी जो है उभरती हुई शक्तियां हैं, जो कि जिनको कि अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आगे की जो है आने वाले सालों में ये भी जो है सत्ता इनके पास भी आ सकती है, यानी कि ये भी वर्चस्व में आ सकते हैं, इनका भी वर्चस्व स्थापित हो सकता है। तो देखेंगे यहाँ पर ये क्या दिया है कि 1978 के दिसंबर में देंग श्याओपिंग, ये कौन थे, चीन के नेता थे, चीन के नेता थे। इन्होंने जो है एक पॉलिसी शुरू की थी अपने यहाँ, ओपन डोर यानी कि मुक्त द्वार की नीति चलाई। इसके बाद चीन ने अद्भुत प्रगति की, जो अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। आपको पता है चीन की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही उसका विस्तार हो रहा है। तो ये जो ओपन डोर मुक्त द्वार की नीति चलाई थी, किसने, देंग श्याओपिंग ने। इसके बाद चीन जो है ने विकास किया है। तो यहाँ पर जो है मेन चीज़ है कि देंग श्याओपिंग ने ओपन डोर की जो है नीति चलाई थी, और कहाँ, ये चाइना में चलाई गई थी। क्वेश्चन आता है ओपन डोर की नीति कहाँ पर चलाई गई, तो चाइना में चलाई गई है। आगे देखेंगे, आगे क्या है, जो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए ज़बरदस्त मदद की। हमने मार्शल प्लान की बात पहले ही कर रखी है आपसे, इससे पहले भी मैंने बताया था कि मार्शल प्लान जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो उसके बाद जो यूरोप का पुनर्निर्माण, वहाँ जो विध्वंस हुआ होता है, आर्थिक और जितने भी हर प्रकार से उनका नुकसान होता है, जन धन सभी का, तो उसमें जो है अमेरिका ने यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा जो है मदद की थी। तो जो अमेरिका, वही यहाँ पर दिया गया कि अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए ज़बरदस्त मदद की। इसे मार्शल प्लान योजना के नाम से जाना जाता है। तो याद रखने वाला पॉइंट ये है, मार्शल प्लान क्या है।
अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब होती है? 1948 में होती है। और इसके माध्यम से जो है क्या हुआ था कि जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं उनको आर्थिक मदद दी गई, यानी कि पुनर्निर्माण में उनकी सहायता की गई। और इसमें जो है अमेरिका ने ज़बरदस्त सहायता की थी। इसको मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो यूरोप का पुनर्निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था उसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ का झंडा इस तरह से होता है। इसमें सोने के रंग के सितारे होते हैं, कितने? टोटल 12 सितारे होते हैं और नीला इसका बैकग्राउंड होता है। तो ये यूरोपीय संघ का झंडा है। देखेंगे यूरोपीय संघ है क्या, तो इसको हम देखेंगे कि यूरोपीय संघ कैसे कैसे बना और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो ये जो 12 सितारे हैं ये पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? तो 12 हैं। और ये किसका प्रतीक है? तो पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक है। इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें बस। आगे देखेंगे 1949 में गठित यूरोपीय परिषद, 1949 में जो यूरोपीय परिषद गठित होती है तो राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी। इस एकीकरण का काल जो है, इस एकीकरण में बहुत सारे जो है चरण होते हैं, उनको हम आगे देखेंगे। और इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। ये एक है, 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन होता है। और यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया में जो है राजनीतिक स्वरूप ले लिया। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेज़ी आ गई और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति ये हुई, इसका रिजल्ट ये हुआ कि यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई। देखिए ये मेन पॉइंट है कि 1992 में जो है यूरोपीय संघ की स्थापना होती है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है कि 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हो जाती है। और यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामले तथा न्याय से जुड़े मुद्दे पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हुआ। यानी कि जो यूरोपीय संघ के इसमें क्या है, कई सारे देश जो यूरोप के थे, ये कई सारे देश मिलकर के एक संघ जो यूरोपीय संघ की स्थापना करते हैं। और इसमें क्या है, मेनली इनका जो है व्यापार और जो इनकी सुरक्षा नीति, आंतरिक मामले, विदेश नीति, इन सब से और न्याय से जुड़े मुद्दे पर जो है ये मतलब एक मत रहेंगे, यानी कि एक जैसी इनकी ये सारी चीज़ें होंगी और एक समान मुद्रा चलन के लिए रास्ता तैयार हुआ। यानी कि एक ही मुद्रा जो है चलेगी। तो वो मुद्रा कौन सी थी? यूरो। यूरो को जो है प्रमाणित किया गया कि यूरो जो है चलेगी यहाँ पर। तो ये हो गई यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में होती है और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन 1957 में होता है। 2 पॉइंट हो गए। और 1949 में जो यूरोपीय परिषद होती है उसका गठन होता है। ठीक है। और जो ये मार्शल प्लान होता है, ये मार्शल प्लान जो है ये 1948 में ही जो है ये 1947 में इसके लिए जो है एक प्रकार से प्रारूप तैयार किया जाता है और 1948 में ये लागू हो जाता है, यानी कि शुरू हो जाता है। तो ये इसमें कुछ जो है कुछ 4-5 ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको आप नोट डाउन करेंगे। और इसमें एक ये चीज़ है कि इसका जो यूरोपीय संघ है इसका क्या है, अपना झंडा है, गान है, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है। मुद्रा क्या है? यूरो है, वो हमने आपको पहले बता दिया। इसका अपना संविधान नहीं बन पाया, संविधान बनाने की कोशिश हुई थी लेकिन इनका अपना संविधान नहीं बन पाया है। और यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि इसका जो है अमेरिका के बाद ये दूसरी अर्थव्यवस्था है, इसका विश्व के व्यापार में इसका दूसरा स्थान है। तो ये यहाँ पर आगे दिया भी गया है, विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा है।
और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन के व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है। तो क्या है कि अमेरिका इसकी जो विश्व व्यापार में इसकी यानी कि यूरोपीय संघ की यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा है और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया अफ्रीका के दूर दराज मुल्कों पर भी है, यानी कि इसके आसपास के पड़ोसी राज्यों के अलावा भी कई अन्य देशों में इसकी धौंस है, क्योंकि ये आर्थिक रूप से काफ़ी प्रगति कर रहा है। यूरोपीय संघ का एक सदस्य जो फ्रांस है, ये सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। जो फ्रांस है ये यूरोपीय संघ का एक सदस्य है जो फ्रांस देश है, और ये सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद के कितने 5 स्थायी सदस्य होते हैं, उसमें एक फ्रांस है जो कि यूरोपीय संघ का सदस्य भी है। और फ्रांस जो है क्या है कि ये परमाणु शक्ति संपन्न देश भी है, जो कि यूरोपीय संघ का हिस्सा है। तो ये बातें हो गई इसके बारे में। आगे देखेंगे जैसे कि ये यूरोपीय संघ जो है अपना मिलजुल कर काम कर रहे थे, आर्थिक व्यवस्था और सुरक्षा इन सब आंतरिक मामलों के बारे में एक मिलजुल कर अपना सहयोग जो है बना करके अपने देशों का विकास कर रहे थे। वही चीज़ को जो है एशिया में नहीं हो पा रही थी। जो एशिया और अफ्रीका के देश थे उसमें नहीं हो पा रही थी। जो बांडुंग सम्मेलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने का प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। तो जो एशिया के क्षेत्र थे उसमें क्या था, ये बांडुंग सम्मेलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से वो एकता या वो विकास देखने को नहीं मिल पा रहा था। वो चीज़ें अनौपचारिक जो सहयोग था वो सब नहीं मिल पा रहा था। तो इस कारण इन्होंने क्या किया कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन यानी कि जिसे आसियान बोला जाता है उसको बनाकर एक वैकल्पिक पहल की, एक विकल्प चुना इन्होंने। और ये रहा आसियान का झंडा। आसियान के झंडे के प्रतीक के चिन्ह में धान की 10 बालियाँ हैं। ये धान की 10 बालियाँ हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। तो ये जो आसियान के प्रतीक के चिन्ह में क्या है, धान की 10 बालियाँ हैं, धान की 10 बालियाँ हैं, ये आसियान का झंडा है। तो ये आगे क्या होता है, 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने, कौन कौन से देश हैं, बैंकॉक जो है 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। आसियान की स्थापना कब होती है, 1967 में। इम्पॉर्टेंट है यहाँ से, आसियान की स्थापना 1967 में होती है। और ये कौन कौन से देश थे ये और भी इम्पॉर्टेंट है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो और इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था, इनका प्रमुख उद्देश्य था आर्थिक विकास को तेज करना। ये था आर्थिक विकास, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। और साथ में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना इसी के माध्यम से। और बाद में इसमें जो और भी देश जुड़ जाते हैं, ब्रुनेई, दारुसलाम और वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। तो 5 ये थे, 5 कंट्रीज़ यहाँ पर थी और 5 कंट्रीज़ यहाँ पर हुई। टोटल कितनी हो गई, 10, 5 + 5 10 टोटल कंट्रीज़ इसमें हैं आसियान में। आसियान की स्थापना, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आसियान की जो स्थापना है 1967 में होती है, ठीक है। आसियान के झंडे में 10 तीलियाँ हैं, 10 बालियाँ हैं और इसमें 10 देश हैं। 5 जो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड पहले जुड़े और दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया ये बाद में जुड़े हैं। ये इसमें यही 3-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आगे देखेंगे हम। जो ये आसियान था, आसियान ये औपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश किया इसने। आसियान ने काफ़ी यश कमाया क्योंकि इसकी तरफ से एक होता है औपचारिक चीज़ें करना, लेकिन इसका क्या था कि यहाँ पर अनौपचारिक सहयोग, टकराव रहित सहयोग, ये सब चीज़ें
यहाँ पर इन सब चीज़ों के द्वारा मेल मिलाप और आर्थिक विकास को बढ़ाया गया, काफ़ी शक्तिशाली बना, काफ़ी तेज़ी से, यानी कि जितने भी संगठन बने उनमें से ये जो है सबसे तेज़ी से विकास करने वाला संगठन है। तो इसने जो है नया उदाहरण पेश किया है और इसी को जो है आसियान शैली कहा जाता है कि इसमें क्या है कि अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप जो है, इसी को आसियान शैली कहा गया है, आसियान वे कहा जाने लगा। आसियान कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि यहाँ पर जो सभी राष्ट्र उसमें जुड़े हुए हैं, 10 राष्ट्र, तो उसके जो सार्वभौमिकता है, राष्ट्रीय सार्वभौमिकता यानी कि राष्ट्रीय संप्रभुता, सार्वभौमिकता, उसका जो है सम्मान किया जाता है। और इसमें जो मेन बात क्या है कि आसियान शैली, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये पूछा जाता है कि आसियान शैली क्या है। सेंटेंस दे देंगे उसमें कि अनौपचारिक है, टकराव रहित, सहयोगात्मक मेल मिलाप, तो आपको उस हिसाब से वहाँ पर टिक करना होगा। तो आसियान शैली क्या है वो आप समझ लें अपनी लैंग्वेज में, इसको शॉर्ट नोट्स में लिख लें कि आसियान शैली क्या है। आगे देखेंगे तो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, इसी को घुमा फिरा के वो पूछेंगे इधर उधर से। आगे देखेंगे 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाया। तो इन्होंने कौन कौन से स्तंभ बनाए ये भी पूछता है। ये तो इसको मैंने एनसीईआरटी की प्रैक्टिस में करा रखा है, क्वेश्चन वाइज जो है इसको दिया है मैंने। तो आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ये हैं आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक, ये 3 जो हैं स्तंभ हैं इनके, 1, 2 और ये आसियान सुरक्षा समुदाय, फिर दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा है आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय। ये 3 स्तंभ के आधार पर इन्होंने जो है आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाया, यानी कि आसियान को और स्ट्रॉन्ग बनाया। कब किया था? ये 2003 में किया था, पूछ सकता है 2003 में। आगे देखेंगे सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। ARF की स्थापना कब की गई? 1994 में ARF की स्थापना की गई है। ये यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर पूछे कि बुनियादी रूप से जो है आसियान क्या है, तो बुनियादी रूप से आसियान क्या है? एक आर्थिक संगठन है, क्योंकि ये आर्थिक विकास के लिए सब एक साथ आए थे। बाद में इसमें दूसरे मामले भी जुड़ते चले गए, वो तो होता ही जब संगठन एक चीज़ के लिए बनता है, फिर धीरे धीरे जैसे ही उसका विकास होता है और ज़रूरत के अकॉर्डिंग दूसरे सब्जेक्ट भी उसमें शामिल होते जाते हैं। लेकिन इसका अगर देखें कि बेसिक लेवल पे ये किस चीज़ के लिए बना था, तो आर्थिक संगठन है ये। आगे ये है भारत ने 1991 में लुक ईस्ट और 1994 एक्ट ईस्ट नीति अपनाई। तो ये इम्पोर्टेंट है, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति क्या है? लुक ईस्ट मतलब जो है इनका यही मतलब निकलता है कि ईस्ट की तरफ से भी अपने संबंध बनाएं और ईस्ट के साथ जो है हमारे राजनीतिक और आर्थिक संबंध वहाँ से भी बनने चाहिए। व्यापार का और भी जो साधन, प्रौद्योगिकी, इन सब के संबंध में कुछ जो है ट्रीटीज़ हों, कुछ आदान प्रदान हो, ये इसका मतलब निकलता है। तो 1991 में लुक ईस्ट और 2014 में एक्ट ईस्ट नीति अपनाई गई। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो इसमें कौन कौन से देशों के साथ जो है आर्थिक संबंध में बढ़ोतरी हुई? तो आसियान जो 10 देश हैं उनसे चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, इनसे जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाने की इसमें बात की जाती है। आसियान के 10 देश हो जाते हैं चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ये आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट, ये दोनों चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, इनको थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लेंगे। लुक ईस्ट 1991 में आई थी और 2014 में एक्ट ईस्ट आया था। और इसमें जो आसियान देश हैं, आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, इनसे जो है संबंध बनाने की बात कही गई है। तो यहाँ पर हमने बात की आसियान की, यानी कि यूरोपीय संघ की। यहाँ तक हमने यूरोपीय संघ की बात की। तो ये भी एक सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है, यानी कि उभरती हुई ताकत है। ये उभरती हुई
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अमेरिका के अलावा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कौन कौन से हैं। तो जो यूरोपीय संघ है ये उभरती हुई ताकत है और जो है कई मायनों में अगर जाकर स्टडी करेंगे तो ये जो है अमेरिका को कंट्रोल यानी कि रिस्ट्रिक्ट करने में इसका हाथ रहता है। ठीक है, और ये हमारे भारत से संबंधित है, एक फैक्ट है तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने, भारत से संबंधित है। आगे है कि सुधारों की शुरुआत, ये सब आपका एनसीईआरटी का ही है, मैं कुछ भी अलग से नहीं ला रही हूँ, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है ज़्यादा वो यहाँ पर मैं रख रही हूँ। सब कुछ एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। तो आगे यहाँ पर अब हम चाइना की बात करेंगे। चाइना का एक फैक्ट हमने दिया था जो है जो स्याओ पेंग के द्वारा मुक्त द्वार की नीति चलाई गई थी, तो उसका हमने एक फैक्ट बताया था। यहाँ पर हम थोड़ा सा और देखने की कोशिश करेंगे। मेन चीज़ें जो है आपको नोट करनी है, बाकी सब माइंड में रखना है। तो जो चीन की आर्थिक सुधारों की शुरुआत जब हुई, जब स्याओ पेंग ने आर्थिक शुरुआत शुरू की थी, तो उसके बाद चीन सबसे ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है, यानी कि आर्थिक वृद्धि इसकी बहुत तेज़ी से कर रहा है और माना जाता है कि 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति जो अमेरिका है उससे भी आगे निकल जाएगा। तो ये एक यहाँ पर चीन को भी क्या है, सत्ता का वैकल्पिक केंद्र माना जा रहा है। आगे है 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय वहाँ आर्थिकी यानी कि आर्थिक व्यवस्था सोवियत मॉडल पर आधारित थी। जब 1949 में क्या हुआ, चीन हुई थी माओ के नेतृत्व में, तो वहाँ पर जो है आर्थिक क्या है, सोवियत मॉडल पर वह आधारित थी। लेकिन जब जो सुधार हुआ इसमें, जो आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, तो इन्होंने सोवियत संघ की तरह नहीं किया कि सोवियत संघ ने जैसे क्या किया कि अपना वो शॉक थ्योरी अपनाई, यानी कि पूरा एकदम से पहले आघात पहुंचाओ, जो व्यवस्था उनकी साम्यवादी व्यवस्था चल रही थी समाजवादी, उसको इन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उसके बाद जो है पूंजीवादी व्यवस्था को उसी पे खड़ा करना चाहा, तो उससे जनता जो है बहुत परेशान हुई और इनकी जो है ये पूरी जनता, पूरा देश बहुत समस्याओं से गुजरा। लेकिन चीन ने वो काम नहीं किया। चीन ने मतलब 1 बाय 1 करके अपने जो है द्वार खोले, उसको हम देखेंगे कैसे किया चीन ने। तो 1978 में तत्कालीन नेता देंग सियाओपिंग ने, जैसे हम पहले बात की थी, चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। तो अब नीति यह हो गई कि विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया। चीन ने क्या किया, शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय, जो हमने बताया था अभी भी वही बात यहाँ आ गई, अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला, यानी कि एक एक करके खोला। इन्होंने क्या किया कि शॉक थ्योरी नहीं अपनाई। शॉक थ्योरी में क्या होता है कि हम पहले एक व्यवस्था को ध्वस्त करके फिर दूसरी व्यवस्था को अपनाते हैं। तो ऐसे में सोवियत संघ को बहुत समस्याएं झेलनी पड़ी। लेकिन चीन ने क्या किया, चरणबद्ध तरीके से, यानी कि एक एक व्यवस्था को खोला उन्होंने निजीकरण के लिए, और इस तरह से उनकी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी विकसित हुई, आगे बढ़ी और उनको कोई मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। धीरे धीरे करके वो तब्दील हो गए पूंजीवादी व्यवस्था में। तो इसमें क्या हुआ कि जो शॉक थेरेपी ना अपना करके इन्होंने चरणबद्ध तरीके से खोला। 1982 में इन्होंने खेती का निजीकरण किया और 1999 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया इन्होंने। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि 1978 में तत्कालीन नेता देंग सियाओपिंग के द्वारा खुले द्वार की नीति अपनाई गई। इतना सा इसमें ये चीज़ एक फैक्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी आप सब जो कहानी की तरह सुन के कॉन्सेप्ट अपना समझ लीजिए। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये है कि कुछ जोन ऐसे कर दिए जिसमें कि व्यापार से रिस्ट्रिक्शन हटा लिया गया। इसमें विदेशी कंपनियां आकर के अपना व्यापार बड़ी ही आसानी से लगा सकती थी। इससे क्या हुआ, जब विदेशी कंपनियां आकर के प्रत्यक्ष निवेश वहां पर शुरू कर दिया इन्होंने, तो विदेशी मुद्रा का भंडार इनके यहाँ बढ़ने लगा चीन में। तो ये सब चीज़ें जो हो गई, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो
व्यापार के नए कानून बने और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में क्या है, विदेशी कंपनियों को छूट दी गई थी। काफ़ी ज़्यादा वहाँ से रिस्ट्रिक्शन हटा लिए गए थे। उससे फिर क्या हुआ, विदेशी कंपनियां वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है अपना निवेश करने लग गई और जो है चीन की आर्थिक व्यवस्था बढ़ी और विदेशी मुद्रा का भंडारण भी इनके यहाँ हुआ। भारत चीन संबंध के बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे। अरुणाचल प्रदेश एवं लद्दाख के अक्साई चीन को लेकर इनमें अक्सर विवाद होता रहता और 1962 में ये भिड़ गए, यानी कि इन्होंने लड़ाई की। आप सभी को पता है, हमारे देश की बात है। 1998 में जब परमाणु परीक्षण हुआ था तो क्या हुआ था, अच्छा 1962 में के बाद काफ़ी सालों तक इनका जो है बातचीत सारा जो है आदान प्रदान हर तरह से बंद था। फिर धीरे धीरे संबंध सुधरने लगे। थोड़े संबंध सुधरे ही थे कि 1998 में परमाणु परीक्षण होता है और उसमें जो है विदेश मंत्री ये बयान दे देते हैं, जब अमेरिका और जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है विरोध करता है तो ये बयान देते हैं कि क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी है, हमें उससे डर है, तो इसलिए हमें परमाणु हथियार बनाना पड़ा और चीन के पास परमाणु हथियार हैं, तो इसलिए हमें परमाणु परीक्षण करना पड़ा। तो उसमें फिर ये चीन के साथ संबंध बिगड़ जाते हैं। तो चीन के साथ यही है, संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं। और आगे देखेंगे हम जापान के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा और माज़दा जैसे प्रसिद्ध जापानी ब्रांडों के नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। और आगे है एशिया के देशों में अकेला जापान ही जो G7 या समूह 7 के देश हैं उसमें शामिल है। तो जो एशिया के जितने भी देश हैं अकेला जापान ही G7 में शामिल है। आबादी के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 11वां है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है और ये है, बस 2 ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। शायद खिचपिच हो गया, इसको मैं मिटा देती हूँ, नहीं तो आपको दिखेगा भी नहीं, अच्छे छोटे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि G7 में जो है समूह 7 में ये शामिल है जापान और 11वां स्थान है जनसंख्या के लिहाज से, आबादी के लिहाज से। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। और 1951 में जो है 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीके का जापान के लोग हमेशा के लिए त्याग करते हैं। तो ऐसा जो है अनुच्छेद 9 में कहा गया है। ये आपकी NCERT में चीज़ें दी गई हैं तो पूछी जा सकती हैं, मतलब नहीं होता है कि ये किस देश से हैं क्या है। तो 1951 में जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन होता है और अनुच्छेद 9 में जो है ये बात कही गई है कि जापान के लोग अब जो है बल प्रयोग और धमकी के तरीक़ों को त्याग करते हैं। शॉर्ट में आसिमो क्या है, आसिमो एक जो है रोबोट है, मानव रूपी अत्याधुनिक रोबोट है और ये जापान में बनाया गया है इसको, यानी कि जापान में ये काम कर रहा है। तो आसिमो ये भी आपकी बुक में दिया गया है NCERT में। दक्षिण कोरिया के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पर दिया, यहाँ बहुत कुछ है, बस थोड़ा सा नॉलेज आपको दिमाग में हो जाएगा। बाकी इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लीजिए और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं देखना है, यहाँ भी कुछ ज़्यादा नहीं देखना है। आसिमो याद रख सकते हैं माइंड में, अनुच्छेद 9 याद रख सकते हैं, 1951 कर सकते हैं। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है ये समूह और जनसंख्या में 11वां स्थान, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। दक्षिण कोरिया क्या है, कोरियाई प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा फिर देखते हैं। जो कोरियाई प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया में 38वें समानांतर के साथ विभाजित किया गया था। ये जो है भौगोलिक तम है, इसमें मत फंसिए आप। तो जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया गया था। इसको कोरियाई प्रायद्वीप जो था उसको। और 1950 से 53 के दौरान कोरियाई युद्ध और शीत युद्ध, जो कोरियाई युद्ध हुआ था कब हुआ था, ये पूछा जा सकता है, 1950 से 53 के बीच में कोरियाई युद्ध हुआ था। और शीत युद्ध काल की गतिशीलता ने दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंद्विता को तेज कर दिया, यानी कि जो युद्ध हुआ था और जो शीत युद्ध के दौरान इनकी दोनों के बीच में प्रतिद्वंद्विता यानी कि प्रतिस्पर्धा को तेज किया। और लेकिन लास्ट में क्या है, 17 सितंबर 1991 में दोनों कोरिया
संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो दोनों कोरिया हैं ये कब बनते हैं, 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन जाते हैं। और एक ये भी है, ये क्वेश्चन में अक्सर पूछते हैं, इम्पॉर्टेंट, 1950-53 के बीच में कोरिया युद्ध हुआ था। और इसी बीच इनका विभाजन कब होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होता है विभाजन। इसी बीच दक्षिण कोरिया एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा। 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच इसका आर्थिक शक्ति के रूप में तेज़ी से विकास हुआ, जिसे हान नदी का चमत्कार कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट। हान नदी का चमत्कार किसे कहते हैं, तो जो 1960 से 80 के दशक के बीच में जो है इसका आर्थिक शक्ति के रूप में तेज़ी से विकास हुआ, इसे ही हान नदी का चमत्कार कहते हैं। ये बात किसके बारे में है, ध्यान रखिएगा, उत्तर कोरिया मत लिख दीजिएगा, ये दक्षिण कोरिया के बारे में है। दक्षिण कोरिया बहुत ही छोटा देश होते हुए भी आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत है और बहुत ही अच्छे अच्छे जो है ये डिवाइसेस यानी कि गैजेट्स बनाता है। तो और इसका अपना जो है खुद का रिसोर्सेज जो प्राकृतिक संसाधन वो बिल्कुल नहीं है, उन सबको ये आयात करता है। उसके बाद भी ये इसकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही विकसित है और बहुत ही छोटा सा देश होने के बाद भी इसकी जो इकॉनमी है वो देश के गिने चुने देशों में आती है। तो आगे ये हॉर्न नदी का चमत्कार ये आप देख लेंगे, यहाँ पर ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, दक्षिण कोरिया के बारे में है, तो ये देख लेंगे। और एक ये है 1991 में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमने लिख दिए हैं। आगे देखेंगे कि अपने सर्वांगीण विकास को संकेतिक करते हुए दक्षिण कोरिया 1996 में OECD का सदस्य बन गया और 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सैन्य खर्च में इसका 10वां स्थान है, जो कि हमने पहले ही बताया कि अर्थव्यवस्था के मामले में छोटा देश होने के बावजूद भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थित है इसकी। तो 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सैन्य खर्च के बारे में 10वां स्थान है, जबकि छोटा देश है उसके बाद भी जो जितने भी देश सैनिक पर खर्चा करते हैं अच्छा खासा, उनमें इसका 10वां स्थान है। पहला स्थान अमेरिका का है। और ये जो हान नदी के निकट सियोल का क्षितिज इसको बोलते हैं, हान नदी के निकट सियोल का क्षितिज। तो आज हमने जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र जो थे उनको देखा कि जो देश जो है अभी विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हर देश से, तो दक्षिण कोरिया, चीन, उसमें भारत का भी नाम है, और यूरोपीय संघ, ये सब जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हैं। भारत और चीन इनके संबंध अच्छे नहीं हैं और जो संस्कृत है इनकी काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, पर इनके मतलब संबंध बहुत ज़्यादा मधुर नहीं रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे विवाद हो गए कि ये हमेशा लड़ते कटते ही रहे, लेकिन बीच बीच में जो है संबंध सुधरे भी। अभी तो क्या है, आर्थिक चीज़ों पे ज़्यादा जो व्यापार है उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि चीन ने व्यापार पे इतनी पकड़ बना ली है कि सभी देश जो है अपने विवादों को भूल करके जो है आर्थिक और व्यापारिक मामले को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो वही भारत के साथ भी है कि अब जो है धीरे धीरे संबंध उतने कटु नहीं रह गए हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि भारत जब ये सोवियत संघ का विघटन होता है तब ये समझा जाता है कि चीन और जो है जब आज़ादी मिली उधर चाइना को मिली और इधर भारत को मिली, उसके बाद ये हुआ कि ये दोनों जो ताकतवर देश हैं मिल करके एशियाई क्षेत्र में या एशिया का जो है विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन ये अपने विवादों में फंसे रहे। और लेकिन अभी क्या है, इस समय भारत भी अपने आप को जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र समझता है, सत्ता का वैकल्पिक केंद्र समझता है, और चाइना भी यही चीज़ समझता है। दोनों अपने आप को मजबूत समझते हैं, स्ट्रॉन्ग समझते हैं और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में अपने आप को देखते हैं। ये खुद भी देखते हैं और दुनिया भी इनको देख रही है इस नज़र से। तो दोनों गलत नहीं देख रहे हैं, दोनों सही देख रहे हैं, सोच रहे हैं, इसके साथ साथ दुनिया भी सोच रही है। तो यहीं पर आज सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में इतना ही। आगे का वीडियो कल आएगा, हो सकता है आज ही आ जाए, क्योंकि हमें ये NCERT कवर करनी है 10 दिन में। तो दूसरा वीडियो भी आ सकता है, तो आप जो है इसको अपना नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे, तभी सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, क्योंकि अभी इस महीने कोई पता नहीं कौन सा वीडियो कब आएगा। तो इसके साथ यहीं पर फिनिश करते हैं। उसके बाद जो है मैराथन आएगा और हो सकता है कि NCERT का दूसरा वीडियो भी रात तक आ जाए।
चलिए, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।